नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को जारी रखते हुए धौलागढ़ माता श्रृंखला सिस्टम में आज हम करेंगे ट्रांसफर पॉलिसी। और ट्रांसफर पॉलिसी है वो कब आई थी, किस तरीके की पॉलिसी है नवोदय ने अडॉप्ट की है और लेटेस्ट पॉलिसी क्या है, ये सारी चीजें आज हम चर्चा करेंगे। और ट्रांसफर पॉलिसी है वो आपके सिलेबस में रखी गई है, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और पीजीटी पोस्ट के प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस के लिए। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो धौलागढ़ माता श्रृंखला है बिल्कुल डेडिकेटेड है नवोदय सिस्टम पर आधारित प्रश्नोत्तरी के लिए। आज का टॉपिक हमारा है ट्रांसफर पॉलिसी। तो ट्रांसफर पॉलिसी पर किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, सारी चर्चा करेंगे। तो मित्रों, देखते हैं धौलागढ़ माता श्रृंखला सिस्टम का पहला क्वेश्चन। 101, व्हाट इज द वेब एड्रेस फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन इन एनवीएस एग्जिस्टिंग ट्रांसफर पॉलिसी एंड सिस्टम ऑफ ट्रांसफर। हिंदी अर्थ देख लेते हैं। एनवीएस मौजूदा स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण प्रणाली में ऑनलाइन आवेदन के लिए वेब पता क्या है। तो विकल्प देख लेते हैं। https://sis.nvsonline.in। बी है www.nvsemployeeportal.org। और नेक्स्ट ऑप्शन है https://iconnect.nvsonline.in। और डी है https://navodaya.gov.in। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, कहां पर आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आप करना चाहते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए वेब एड्रेस क्या होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, www.nvsemployeeportal.org। इस पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, एक लॉगिन आईडी आपकी बनेगी और इस तरीके से आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं जब भी पोर्टल खुलेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। देख लेते हैं अगला सवाल 102। द करंट ट्रांसफर पॉलिसी केम आउट ऑन 4 अप्रैल 2012 which has replaced the dash transfer system. The new system is tenure based transfer system. वर्तमान स्थानांतरण नीति 4 अप्रैल 2012 को सामने आई, जिसने डैश ट्रांसफर सिस्टम को रिप्लेस कर दिया है। नई प्रणाली कार्यकाल आधारित स्थानांतरण प्रणाली है। तो किसको रिप्लेस किया, ये क्या है कि टेन्योर बेस्ड प्रणाली है। और 4 अप्रैल 2012 को आई थी, मतलब कि नया सिस्टम आया था जिसने पुराने सिस्टम को रिप्लेस कर दिया। इससे पहले कौन सा सिस्टम अडॉप्ट किया जाता था, अभी टेन्योर बेस्ड सिस्टम चल रहा है, तो इससे पहले कौन सा सिस्टम था देख लेते हैं। मैनुअल म्यूचुअल और मैनुअल एडमिनिस्ट्रेटिव, मैनुअल काउंसलिंग और डी है मैनुअल रोटेशनल। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, मैनुअल काउंसलिंग। मैनुअल काउंसलिंग का मतलब है कि काउंसलिंग में लोग हैं वो एक जगह पर जाते थे, वहां पर एक मेला लगता था, ट्रांसफर के लिए जो भी वैकेंसी होती थी वो डिस्प्ले होती थी और कई बार उसी जगह पर वैकेंसी ऑन द स्पॉट वैकेंसी क्रिएट हो जाती थी। तो मैनुअल काउंसलिंग सिस्टम है वो नवोदय विद्यालय ने अडॉप्ट किया हुआ था, परंतु इसको चेंज कर दिया गया और अभी ऑनलाइन मोड से ट्रांसफर है वो होते हैं। जो नई प्रणाली है वो किस पर आधारित है, ये टेन्योर बेस्ड है, मतलब कि एक फिक्स टेन्योर है वो निर्धारित किया गया है। उसके बाद में डिस्प्लेस होना जरूरी हो जाएगा, या तो वो ट्रांसफर ले लें या वो डिस्प्लेस होंगे। तो नई प्रणाली है वो टेन्योर बेस्ड है, ये इसका यूनिक फीचर है। पहले क्या होता था, मैनुअल काउंसलिंग होती थी, तो मैनुअल काउंसलिंग को रिप्लेस कर दिया करंट ट्रांसफर पॉलिसी के द्वारा। और ये करंट ट्रांसफर पॉलिसी है वो कब आई थी, 4 अप्रैल 2012 को आई थी। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा मैनुअल काउंसलिंग। जो मेला लगता था एक स्थान पर, सारे देश के टीचर है, नवोदय विद्यालय के टीचर है या नवोदय विद्यालय के स्टाफ है, एक जगह पर इकट्ठे होते थे ऑन द स्पॉट, या पहले से जो वैकेंसी थी वो डिस्प्ले होकर के चॉइस प्लेस है वो मिल जाता था। तो वो भी सिस्टम अच्छा था, परंतु अभी क्या है कि नवोदय का परिवार है वो बहुत बड़ा हो गया है और मैनुअल काउंसलिंग होना मुश्किल हो रहा था, तो नई प्रणाली अडॉप्ट की है। और ये नई प्रणाली का जो यूनिक फीचर है वो टेन्योर बेस्ड है, मतलब कि टेन्योर होना जरूरी हो जाता है। और इसमें और कौन कौन सी चीजें हैं, सारी बातें हम चर्चा करेंगे। देख लेते हैं अगला सवाल 103। ए सेपरेट रोटेशनल ट्रांसफर पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड इन 2012 within the framework of the dash common transfer policy for teachers। एक अलग आवर्ती स्थानांतरण नीति 2012 में डैश शिक्षकों के लिए सामान्य स्थानांतरण नीति के ढांचे के भीतर बनाई गई थी।
तो कौन से टीचरों के लिए ये बनाई गई थी, मतलब रोटेशनल ट्रांसफर पॉलिसी है वो कौन से टीचर के लिए बनाई गई थी, देख लेते हैं। सिंगल लेडी टीचर्स, बी है टीचर्स अबव द एज ऑफ 55 ईयर्स, सी कंपलसरी लैंग्वेज टीचर्स, और डी है थर्ड लैंग्वेज टीचर्स। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, थर्ड लैंग्वेज टीचर्स। थर्ड लैंग्वेज टीचर्स के लिए रोटेशनल पॉलिसी है वो बनाई गई थी, रोटेशनल ट्रांसफर पॉलिसी है वो बनाई गई थी 2012 में। यहाँ पर क्या होता है कि थर्ड लैंग्वेज के टीचर है वो हिंदी भाषी क्षेत्र से हिंदी भाषी क्षेत्र में और हिंदी भाषी क्षेत्र से हिंदी भाषी क्षेत्र में वो ट्रांसफर होते हैं। उनका टेन्योर भी आप बता दीजिए कि रोटेशनल ट्रांसफर पॉलिसी के लिए टेन्योर है वो कितने दिनों का होता है, कितने दिनों के बाद में उनको होम स्टेट मिल जाएगा, ये आप कमेंट कर दीजिए। यहाँ पर 2012 में ये पॉलिसी आई थी जिसने पुरानी पॉलिसी है जिसको मैनुअल काउंसलिंग पॉलिसी है उसको रिप्लेस कर दिया और रोटेशनल बेस्ड पॉलिसी है वो अडॉप्ट की गई थी 2012 में। टेन्योर बेस्ड पॉलिसी आई थी, इसी के अंदर रोटेशनल ट्रांसफर पॉलिसी है वो अडेप्ट की गई थी। किसके लिए? थर्ड लैंग्वेज टीचर्स के लिए। तो थर्ड लैंग्वेज टीचर्स को रोटेशन बेस्ड टेन्योर है वो कितने दिनों का रखा गया, ये आप कमेंट कर दीजिए। यहाँ पर सही उत्तर हो रहा है डी, थर्ड लैंग्वेज टीचर्स। क्वेश्चन नंबर 104, when was the concept protected deemed introduced in NVS transfer system in which priority category was also created for single lady? एनवीएस ट्रांसफर सिस्टम में प्रोटेक्टेड डीम्ड की अवधारणा कब पेश की गई थी, जिसमें एकल महिला के लिए प्राथमिकता श्रेणी भी बनाई गई थी। मतलब कि प्रोटेक्टेड डीम्ड के लिए कब कंसेप्ट आया था, कौन से साल में यह अडॉप्ट किया गया था, और साथ में उसी साल में एकल महिला के लिए भी प्राथमिकता प्रायोरिटी कैटेगरी है वो निर्धारित की गई थी। देख लेते विकल्प, ट्रांसफर गाइडलाइन 2018, ट्रांसफर पॉलिसी 2012, ट्रांसफर गाइडलाइंस 2015, और डी है ट्रांसफर पॉलिसी 2022। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, ट्रांसफर गाइडलाइंस 2018। मतलब कि प्रोटेक्टेड डीम्ड का कंसेप्ट है वो कब आया था, ट्रांसफर गाइडलाइंस 2018 में आया था, और इसमें एकल महिला मतलब सिंगल लेडी के लिए कंसेप्ट आया था। प्रायोरिटी कैटेगरी है वो निर्धारित की गई थी 2018 की जो गाइडलाइन आई थी, ट्रांसफर गाइडलाइन आई थी, उसमें ये बात बताई गई थी। तो इस तरीके की चीजें भी हमें पता होना चाहिए कि कब प्रोटेक्टेड डीम्ड कंसेप्ट आया था, सिंगल लेडी के लिए प्रायोरिटी कैटेगरी कब निर्धारित की गई थी, हमें ध्यान रखना है। ट्रांसफर गाइडलाइंस 2018 में ये कंसेप्ट आए थे। सही उत्तर हो जाएगा ए। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहा है तो लाइक बटन जरूर दबाइए। देखते हैं अगला सवाल 105, इन विच प्रायोरिटी कैटेगरी डाइवोर्स्ड वुमेन एंड अनमैरिड वुमेन एम्प्लॉइज हैव बीन इंक्लूडेड एज पर ट्रांसफर गाइडलाइंस 2019। स्थानांतरण दिशा निर्देश 2019 के अनुसार तलाकशुदा महिलाओं और अविवाहित महिला कर्मचारियों को किस प्राथमिकता श्रेणी में शामिल किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं, मेडिकल ग्राउंड प्रायोरिटी कैटेगरी, सिंगल लेडी प्रायोरिटी कैटेगरी, स्पाउस प्रायोरिटी कैटेगरी, और प्रोटेक्टेड डीम्ड प्रायोरिटी कैटेगरी। किस में आ जाएंगे? जो तलाकशुदा महिला हैं या अविवाहित महिला कर्मचारी है तो उनकी प्राथमिकता श्रेणी है वो क्या नाम दिया गया उसको देख लेते। सही उत्तर हो जाएगा बी, सिंगल लेडी प्रायोरिटी कैटेगरी इसको बनाया गया है। मतलब कि सिंगल लेडी प्रायोरिटी कैटेगरी है ये बनाई गई थी 2018 में, और इसमें शामिल कर लिया गया किसको? तलाकशुदा महिला को और अविवाहित महिला को भी शामिल कर लिया गया। इससे पहले जो सिंगल लेडी है वो सिर्फ विडो के लिए थी, परंतु अभी क्या हो गया है उसको 2019 के जो दिशा निर्देश आए उसमें तलाकशुदा महिला और अविवाहित महिला कर्मचारियों को भी सिंगल लेडी प्रायोरिटी कैटेगरी में रख लिया गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 106, व्हाट इज द क्लैरिफिकेशन लेटर इश्यूड ऑन 8 May 2022 regarding the priority category of spouse for employees working in financially aided institute, organization or contract working spouse whether short term or long term? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थान या संगठन में कार्यरत कर्मचारियों अथवा संविदा पर कार्यरत पति पत्नी, चाहे अल्पावधि या दीर्घकालिक के लिए पति पत्नी की प्राथमिकता श्रेणी के संबंध में दिनांक 8/5/2020 को जारी स्पष्टीकरण पत्र क्या है? तो वो पत्र देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या बताया गया इस पत्र के द्वारा? अनइंटरप्टेड ऑफ स्पाउस प्रायोरिटी, कंटिन्यूएशन ऑफ स्पाउस प्रायोरिटी, सीसेशन ऑफ स्पाउस प्रायोरिटी, और कंटिन्यूइंग ऑफ स्पाउस प्रायोरिटी।
मतलब कि यहाँ बताया गया है कि 8/5/2020 को एक क्लैरिफिकेशन आया जिसमें स्पाउस की जो श्रेणी बनाई गई थी, स्पाउस की प्रायोरिटी कैटेगरी बनाई थी, उसमें फाइनेंशियली एडेड इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्ट्रैक्ट वर्किंग स्पाउस है, इनको रखा गया है या नहीं रखा गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, सीसेशन ऑफ स्पाउस प्रायोरिटी, मतलब कि इनको स्पाउस की श्रेणी में नहीं रखा गया है। स्पाउस की जो प्रायोरिटी कैटेगरी बनाई गई थी उनको हटा दिया गया है, जिसमें क्या हो गया था, फाइनेंशियली एडेड इंस्टीट्यूट में कोई वर्किंग स्पाउस है या ऑर्गेनाइजेशन में कोई वर्किंग स्पाउस है या कॉन्ट्रैक्ट में वर्किंग स्पाउस है, तो उसको स्पाउस की श्रेणी से हटा दिया गया, इस कैटेगरी को हटा दिया गया। सिर्फ वर्किंग स्पाउस है, मतलब कि गवर्नमेंट सिस्टम में है या नवोदय विद्यालय में है, उनको ही स्पाउस की श्रेणी में माना गया है। फाइनेंशियली एडेड इंस्टीट्यूट है या ऑर्गेनाइजेशन है और कॉन्ट्रैक्ट वर्किंग स्पाउस है, ये कैटेगरी से स्पाउस की प्रायोरिटी कैटेगरी से हटा दिए गए, बंद कर दिया गया है इसको। ये कब आया था लेटर? 8/5/2020 को आया था। हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, cessation of spouse priority. Question number 107. What changes have been made in the tenure at a station for transfer to annual transfer drive 2022 and beyond that approved by the executive committee in 2021? 2021 में कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित परिवर्तन या समावेशन जो एनुअल ट्रांसफर ड्राइव 2022 और उसके बाद होने वाले स्थानांतरण के लिए एक स्टेशन पर कार्यकाल में क्या बदलाव किया गया है, तो वो कार्यकाल का बदलाव हम देख लेते हैं। फ्रॉम 7 years to 5 years, फ्रॉम 10 years to 3 years, फ्रॉम 5 years to 3 years और फ्रॉम 10 years to 7 years। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, फ्रॉम 10 years to 7 years। यहाँ पर आपको समझना है कि जो एनुअल ट्रांसफर ड्राइव 2022 और उसके बाद में जितने भी ट्रांसफर होंगे, वहां पर एग्जीक्यूटिव कमेटी 2021 का निर्णय आया है कि ये टीचर्स के लिए, आपको ध्यान रखना है कि ये जो टेन्योर है वो बदला गया। किसके लिए बदला गया है? टीचर्स के लिए बदला गया है। पहले टीचर्स का एक स्टेशन पर टेन्योर होता था, 10 साल का होता था, जिसको क्या कर दिया है, 7 साल का कर दिया है। तो टेन्योर बेस्ड जो ट्रांसफर हो रहे थे, ये एग्जीक्यूटिव कमेटी 2021 ने फैसला लिया है कि एनुअल ट्रांसफर ड्राइव 2022 और उसके बाद में जो भी ट्रांसफर होंगे टीचर्स के, उन टीचर्स को 10 साल के बजाय 7 साल का टेन्योर कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा एक बदलाव है। 10 साल का टेन्योर होता था, उसको कर दिया है 7 साल कर दिया गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन है वो भी पूछे जा सकते हैं। सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी, फ्रॉम 10 years to 7 years ये चेंजेज किए गए हैं। टेन्योर एट ए स्टेशन फॉर transfer to annual transfer drive 2022 and beyond that approved by the executive committee in 2021। देखते हैं अगला सवाल 108। After how many years will the employees of the protected deemed priority category have to compulsorily show the deemed vacant? बहुत बड़ा एक चेंज किया गया है। प्रोटेक्टेड डीम्ड है, वो सालों साल रहते थे, मतलब कि उनका ट्रांसफर नहीं होता था। प्रोटेक्टेड डीम्ड एक बार वैकेंसी हो गई तो उसका कोई बदलाव नहीं होता था, वो रिटायरमेंट एक ही स्थान पर हो जाते थे। परंतु इसमें चेंजेस कर दिए गए, मतलब कितने साल के बाद में ये प्रोटेक्टेड डीम्ड वैकेंसी है वो क्या हो जाएगी, डीम्ड वैकेंट हो जाएगी, मतलब वो खाली दिखा दी जाएगी। हिंदी अर्थ देख लेते हैं। प्रोटेक्टेड डीम्ड प्राथमिकता श्रेणी के कर्मचारियों को कितने वर्षों के बाद अनिवार्य रूप से डीम्ड रिक्त दिखाना होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। 15 years, 5 years, 10 years, 7 years। तो क्या सही हो जाएगा? प्रोटेक्टेड डीम्ड है वो लाइफ टाइम होती थी, मतलब रिटायरमेंट तक वो होती थी, उसमें कोई बदलाव नहीं होते थे, दूसरा उस जगह पर कोई नहीं आ सकता था। परंतु अभी क्या है, वो प्रोटेक्टेड डीम्ड है, उसको कितने साल के बाद में डीम्ड वैकेंट कर दिया जाएगा, मतलब कि या तो वो ट्रांसफर भर दें या उनको डिस्प्लेस किया जाएगा। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए, 15 years। 15 साल के बाद में प्रोटेक्टेड डीम्ड है वो क्या हो जाएंगे, वैकेंट दिखाने होंगे और उस जगह पर दूसरा आ जाएगा, मतलब कि डीम्ड वैकेंसी है वो हो जाएगी। प्रोटेक्टेड डीम्ड के लिए भी टेन्योर बन गया है। प्रोटेक्टेड डीम्ड के लिए कितने साल का टेन्योर बन गया है? 15 साल के बाद में उनको ट्रांसफर लेना होगा या वो डिस्प्लेस कर दिए जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। डियर फ्रेंड्स, बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि नया नोटिफिकेशन आए तो आपको अलार्म मिल जाए। देख लेते हैं अगला सवाल 109।
According to the transfer policy 2021, employees below the age of dash will be compulsorily posted at hard and very hard stations by displacement. स्थानांतरण प्रणाली 2021 के अनुसार डैश वर्ष से कम आयु के कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से दुर्गम एवं अति दुर्गम स्टेशनों पर विस्थापन द्वारा पदस्थापित किया जाएगा। तो ये भी बहुत बड़ा एक बदलाव किया गया है। कितनी एज से कम के कर्मचारियों को हार्ड और वेरी हार्ड स्टेशन पर डिस्प्लेस किया जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। 40 इयर्स, 45 इयर्स, 55 इयर्स, 50 इयर्स। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, 45 इयर्स। मतलब कि 45 साल से कम उम्र अगर किसी की है तो उसको हार्ड और वेरी हार्ड स्टेशन पर डिस्प्लेस किया जा सकता है 2021 की प्रणाली के अनुसार। और ये स्थानांतरण प्रणाली या आप कह सकते हैं ट्रांसफर पॉलिसी 2021 में बनी थी। ये कब एप्लीकेबल होगी? ये 2022 और उसके बाद में जो भी ट्रांसफर होंगे उन पर एप्लीकेबल होगी। मतलब कि लेटेस्ट जो पॉलिसी है वो ट्रांसफर पॉलिसी 2021 कहला रही है। और इसमें ये प्रावधान किया गया है कि 45 साल से कम उम्र का कोई एम्प्लॉई है उसको हार्ड और वेरी हार्ड स्टेशन पर डिस्प्लेस किया जा सकता है, जिससे कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उनको चॉइस प्लेस मिल सके, उनको अकोमोडेट किया जा सके। सही उत्तर हमारा हो जाएगा 45 इयर्स। देख लेते हैं अगला सवाल 110। ट्रांसफर और पोस्टिंग एट द प्लेस ऑफ चॉइस और डिजायर्ड स्टेशन कैन बी क्लेम्ड एज ए मैटर ऑफ राइट। व्हाट इज योर कमेंट अबाउट द स्टेटमेंट? कर्मचारी द्वारा पसंद के स्थान या वांछित स्टेशन पर स्थानांतरण या पोस्टिंग को अधिकार के रूप में दावा किया जा सकता है। कथन के बारे में आपकी क्या राय है? मतलब कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? क्योंकि ये चॉइस है, डिजायर्ड है, या आप जहां पर जाना चाहते हैं आपको मौका मिल रहा है तो ये आपका अधिकार है। आप अपने इच्छित स्थान पर ऑनलाइन मोड में ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और वो कर दिया है तो आपका अधिकार हो जाता है कि वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? देख लेते हैं ऑप्शन। दिस इज नेसेसरी बिकॉज द एम्प्लॉई हैज सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। बी, दिस इज नेसेसरी एज द एम्प्लॉई वुड हैव फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज। सी, दिस इज नॉट नेसेसरी एज द एम्प्लॉई इज अपॉइंटेड एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एनवीएस। और डी है, दिस इज नेसेसरी बिकॉज द एम्प्लॉई डज ए गुड जॉब एट हिज डिजायर्ड प्लेस। मतलब कि क्या है कि ये आवश्यक हो जाता है क्योंकि कर्मचारी की सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सामाजिक कुछ जिम्मेदारियां होती है, साथ में फैमिली की पारिवारिक जिम्मेदारियां होती है। और डिजायर्ड प्लेस पर अगर ट्रांसफर कर दिया जाता है तो वो क्या हो जाएगा? और डिजायर्ड प्लेस पर इच्छित स्थान पर अगर ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो वो अच्छा कार्य करेगा। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, दिस इज नॉट नेसेसरी एज द एम्प्लॉई इज अपॉइंटेड एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एनवीएस। मतलब कि ये अधिकार नहीं है, आपका कहीं पर अधिकार नहीं बनता है। मतलब नवोदय है वो आपको अगर वैकेंट प्लेस है तो चॉइस प्लेस दे सकता है, परंतु ये जरूरी नहीं है कि आपका अधिकार हो जाएगा, हक बन जाएगा कि आपको तो उस जगह पर ट्रांसफर होना ही होना है, ट्रांसफर मिलना ही मिलना है। क्योंकि ट्रांसफर है वो किसके आधार पर है? ये अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, ट्रांसफर किए जाते हैं नवोदय की अपनी आवश्यकताओं के अनुसार। नवोदय को सिस्टम को चलाने के लिए नवोदय है वो आपको ट्रांसफर देगा, उसकी जरूरतों के अनुसार देगा, ना कि आपकी चॉइस के अनुसार। अगर वैकेंट प्लेस है तो चॉइस मिलेगा, परंतु ये कोई हक नहीं है। दिस इज नॉट नेसेसरी एज द एम्प्लॉई इज अपॉइंटेड एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एनवीएस। एनवीएस की आवश्यकताओं के अनुसार उसको प्लेस ऑफ पोस्टिंग मिलेगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन तो दबा दीजिए। देखते हैं अगला सवाल 111। इफ एन एम्प्लॉई इज ऑन लीव ऑब्लिक एब्सेंस फॉर मोर देन 60 days और 120 days excluding maternity leave in an academic year, then this period will be taken into account of the tenure for stay at one place. Is this statement correct for transfer eligibility? यदि कोई कर्मचारी एक शैक्षणिक वर्ष में 60 दिनों से अधिक या 120 दिनों से अधिक जिसमें मातृत्व अवकाश है उसको छोड़ा जाएगा, क्योंकि मातृत्व अवकाश है वो दिया जाता है इससे ज्यादा समय के लिए छुट्टी या अनुपस्थिति पर है, तो इस अवधि को एक स्थान पर रहने के लिए कुल कार्यकाल में गिना जाएगा। तो गिना जाएगा या नहीं गिना जाएगा? क्या स्थानांतरण पात्रता के लिए ये कथन सही है या गलत है, आपको बताना है। ऑप्शन में देख लेते हैं। दिस इज counted for transfer eligibility. This is not counted for transfer eligibility.
इट इज काउंटेड फॉर प्रमोशन ओनली, और डी है इट इज काउंटेड फॉर प्रायोरिटी कैटेगरी ओनली। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, इट इज नॉट काउंटेड फॉर ट्रांसफर एलिजिबिलिटी। मतलब कि टेन्योर के लिए 60 दिन से अधिक या 120 दिन से अधिक कोई छुट्टी लेता है मैटरनिटी लीव के अलावा, तो उसको टेन्योर के लिए काउंट नहीं किया जाएगा, ये नहीं काउंट होगा। ट्रांसफर एलिजिबिलिटी के लिए टेन्योर है वो काउंट नहीं होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम टेन्योर देख चुके हैं, और अलग अलग पोस्ट के लिए क्या टेन्योर बनाए गए वो भी हम देख लेते हैं। परंतु 60 दिन या 120 दिन से अधिक कोई छुट्टी लेता है तो इसको टेन्योर से अलग कर दिया जाएगा, वो काउंट नहीं किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, दिस इज नॉट काउंटेड फॉर ट्रांसफर एलिजिबिलिटी। मूव टू क्वेश्चन नंबर 112। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द करंट ट्रांसफर पॉलिसी? निम्नलिखित में से कौन सी वर्तमान स्थानांतरण नीति की विशेषता नहीं है? जो विशेषता नहीं है उसको पता लगाना है, तो देख लेते हैं ऑप्शन। नो एम्प्लॉई ऑफ द विद्यालय एक्सेप्ट ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लेबोरेटरी अटेंडेंट, कुक, मेस हेल्पर, चौकीदार एंड चौकीदार कम स्वीपर शैल बी पोस्टेड और ट्रांसफर टू हिज हर होम डिस्ट्रिक्ट। बी है इन केस ऑफ एनवीएस स्पाउस एनी वन मेंबर वाइफ और हस्बैंड मे बी अलाउड पोस्टिंग एट द होम स्टेशन। सी है म्यूचुअल ट्रांसफर शैल नॉट बी परमिटेड इन एनवीएस, और डी है नो एम्प्लॉई shall be posted back to a station from where he she has been transferred on the administrative with or without disciplinary grounds। तो क्या सही नहीं है इसमें से? बाकी सही हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, इन केस ऑफ एनवीएस स्पाउस एनी वन मेंबर वाइफ और हस्बैंड मे बी अलाउड पोस्टिंग एट द होम स्टेशन। ये बात है वो गलत हो रही है, मतलब कि स्पाउस की कैटेगरी है तो उनमें से किसी एक को होम स्टेशन दिया जा सकता है, होम डिस्ट्रिक्ट दिया जा सकता है। ये स्टेटमेंट है वो गलत है, होम डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया जाएगा, मतलब कि ये स्टेटमेंट है वो गलत है। आपको या तो स्पाउस, कोई भी स्पाउस है उसको होम डिस्ट्रिक्ट किसी भी कंडीशन में नहीं दिया जा सकता। बाकी सभी ठीक है। नो एम्प्लॉइज ऑफ द विद्यालय, मतलब कोई भी एम्प्लॉई है एक्सेप्ट ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लेबोरेटरी अटेंडेंट, कुक, मेस हेल्पर, चौकीदार, चौकीदार कम स्वीपर शैल बी पोस्टेड और ट्रांसफर टू हिज हर होम टाउन। मतलब किसी भी कर्मचारी को होम डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया जाएगा। किसको छोड़ करके? ड्राइवर को, इलेक्ट्रीशियन को, लैब अटेंडेंट को, कुक, मेस हेल्पर, चौकीदार, चौकीदार कम स्वीपर, इनको छोड़ करके किसी को भी होम डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया जाएगा। ये एक ट्रांसफर पॉलिसी में रूल बनाया गया है, ये एक पॉलिसी का क्या हो जाएगा? फीचर हो जाएगा। और सी है म्यूचुअल ट्रांसफर शैल नॉट बी परमिटेड इन एनवीएस, मतलब कि म्यूचुअल ट्रांसफर है वो परमिटेड नहीं है। पहले होता था परंतु अभी हटा दिया गया है, म्यूचुअल ट्रांसफर नहीं किया जाएगा कोई भी कंडीशन में। और डी है नो एम्प्लॉई शैल बी पोस्टेड बैक टू ए स्टेशन फ्रॉम वेयर ही सी हैज बीन ट्रांसफर्ड ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड। एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड से किसी कर्मचारी को डिस्प्लेस किया गया दूसरे स्थान पर, तो उसको वापस नहीं भेजा जाएगा, कोई भी परिस्थिति में नहीं भेजा जाएगा। तो ये इसके फीचर है, करंट ट्रांसफर पॉलिसी के फीचर है। और ये बी है, ये भी गलत हो रहा है। कोई भी एम्प्लॉई है जो स्पाउस कैटेगरी में है उसको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया जाएगा, किसी को भी होम डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया जाएगा। तो सारे पॉइंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, ऑप्शन में भी क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये किसी भी ऑप्शन को लेकर के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो आपको ऑप्शन भी अच्छे से देखना है और क्वेश्चन भी अच्छे से देखना है। मैं यहाँ पर आपकी कोई परीक्षा नहीं ले रहा हूँ, आपको इंफॉर्मेशन या सूचना दे रहा हूँ क्या करंट स्टेटस है, क्या रूल है। वो एनवीएस के रूल हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक और अपडेटेड मैनर में यहाँ पर लाए जा रहे हैं। क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबा दीजिए और देखते हैं अगला सवाल क्या हो जाएगा। 113 देख लेते हैं अगला सवाल। 113 transfers upon request will generally be made between April and July. However, it is not practical to postpone the transfer to the next year in case of disability and or critical illness. Under what circumstances can an employee be transferred at any time? अनुरोध पर स्थानांतरण आमतौर पर अप्रैल और जुलाई के बीच में किए जाएंगे। हालांकि विकलांगता और या गंभीर बीमारी के मामले में स्थानांतरण को अगले वर्ष के लिए स्थगित करना व्यवहारिक नहीं है। एक कर्मचारी को किन परिस्थितियों में किसी भी समय स्थानांतरित किया जा सकता है? मतलब कि सामान्य रूल तो क्या है कि अप्रैल से लेकर के जुलाई के बीच में ट्रांसफर किया जाएगा,
परंतु ऐसा नहीं है कि अप्रैल जुलाई निकल गई और किसी को गंभीर विकलांगता हो गई है या गंभीर बीमारी हो गई है तो बीच में उसका ट्रांसफर किया ही नहीं जाएगा। तो कौन कौन सी परिस्थितियों में किया जा सकता है, बीच में कर्मचारी को ट्रांसफर किया जा सकता है, इन महीनों को छोड़ करके भी ट्रांसफर किया जा सकता है एनवीएस के द्वारा। तो वो इलनेस क्या है, कौन कौन सी परिस्थितियां है, देख लेते हैं। ऑप्शन: सीरियस इलनेस ऑफ द एम्प्लॉई, सीरियस इलनेस ऑफ स्पाउस, सीरियस इलनेस ऑफ सन डॉटर, और डी ऑल दी अबव। सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी ऑल दी अबव। सभी की परिस्थितियों में, मतलब कि सीरियस इलनेस अगर एम्प्लॉई को हो गया, खुद कर्मचारी को इलनेस हो गई है तो भी बीच में ट्रांसफर किया जा सकता है, या स्पाउस को हो गई है, या लड़के को, लड़की को, या बच्चों को जो इलनेस हो गई है तो बीच में भी ट्रांसफर किए जा सकते हैं। सभी परिस्थितियों में किए जा सकते हैं, क्योंकि ये कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा कि आपका ट्रांसफर ड्राइव निकल गया है और आपको अगर ट्रांसफर चाहिए तो अगले ड्राइव में आप अप्लाई करिए। ये प्रैक्टिकल नहीं है। नवोदय है वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर कभी भी किसी भी समय पर ट्रांसफर कर सकती है। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पर डी ऑल दी अबव। ये भी नहीं ध्यान रखना है कि सिर्फ कर्मचारी के बीमार होने या इलनेस होने पर या गंभीर विकलांगता होने पर दिया जाएगा, फैमिली मेंबर को भी कंसीडर किया जाएगा। तो ये सभी कैटेगरी है उनके लिए बीच में भी ट्रांसफर किए जा सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ऑल दी अबव। देख लेते हैं अगला सवाल 114। ट्रांसफर ऑर्डर्स based on a request by the Samiti are issued with the approval of the competent authority, which are ordinarily not cancelled, but on exceptional circumstances or administrative exigencies, the NVS commissioner may cancel such orders provided dash। समिति द्वारा अनुरोध के आधार पर स्थानांतरण आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किए जाते हैं, जिन्हें आमतौर पर रद्द नहीं किया जाता है, लेकिन असाधारण परिस्थितियों या प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं पर एनवीएस आयुक्त ऐसे आदेशों को रद्द कर सकते हैं बशर्ते। तो यहाँ पर शर्त क्या होगी? एनवीएस कमिश्नर है, मतलब कि कमिश्नर या आयुक्त महोदय हैं, वो ट्रांसफर को रद्द कर सकते हैं। सामान्य रूप से रद्द नहीं किया जाता क्योंकि ये ऑर्डर है वो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निकाले जाते हैं। तो कौन सी कंडीशन है जिसमें एनवीएस आयुक्त हैं या कमिश्नर महोदय हैं इन आदेशों को रद्द कर सकते हैं? देख लेते हैं कंडीशन। इफ द प्रीवियस पोस्ट फ्रॉम वेयर द एम्प्लॉई हैज बीन ट्रांसफर इज स्टिल वैकेंट, बी इफ द ट्रांसफर्ड इज स्टिल वैकेंट, सी whether the commissioner wants to create vacancies he can create post, और डी commissioner NVS can change the whole process। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इफ द प्रीवियस पोस्ट फ्रॉम वेयर द एम्प्लॉई हैज बीन ट्रांसफर्ड इज स्टिल वैकेंट, मतलब कि आयुक्त महोदय कौन सी परिस्थिति में ट्रांसफर को कैंसिल कर सकते हैं कि जो ट्रांसफर हुआ था और जहां से ट्रांसफर हुआ वो वैकेंसी अभी भी है तो उसको कैंसिल किया जा सकता है। यहाँ पर कंडीशंस देखी जाएंगी, वो ऑब्जर्व करेंगे, वो सभी चीजों को परीक्षण निरीक्षण करने के बाद में ऐसा मानेंगे कि ये ट्रांसफर है वो कैंसिल किया जाना चाहिए। तो कैंसिल कौन सी परिस्थिति में हो सकता है? ये कैंसिल हो सकता है कि प्रीवियस पोस्ट जहां से वो ट्रांसफर हुआ था वो अभी भी खाली है, तो उस परिस्थिति में एनवीएस कमिश्नर है वो ट्रांसफर को कैंसिल कर सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए इफ द प्रीवियस पोस्ट फ्रॉम वेयर द एम्प्लॉई हैज बीन ट्रांसफर्ड इज स्टिल वैकेंट। क्वेश्चन नंबर 115। नवोदया एम्प्लॉइज whose age is 45 years or more, they will not normally be transferred to a hard station by displacement, but this rule will not apply in the case of dash happens। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन बताई गई है। यहाँ पर बताया गया है कि 45 साल की उम्र से ज्यादा है तो उसको हार्ड स्टेशन पर ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, डिस्प्लेस नहीं किया जाएगा। परंतु कौन सी परिस्थिति में 45 साल से ज्यादा उम्र होने के बाद में भी उसको हार्ड स्टेशन पर डिस्प्लेस किया जा सकता है, पोस्टिंग दी जा सकती है? देख लेते हैं हिंदी अर्थ। जिन नवोदय कर्मचारियों की आयु 45 वर्ष या उससे अधिक है उन्हें सामान्यतः विस्थापन द्वारा किसी हार्ड स्टेशन पर स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, लेकिन यह नियम डैश होने की स्थिति में लागू नहीं होगा। क्या होने की स्थिति में ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। पोस्टिंग ऑन रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिनरी ट्रांसफर, और सी है रीडिप्लॉयमेंट ऑफ सरप्लस स्टाफ, ट्रांसफर इन पब्लिक इंटरेस्ट, और डी ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ऑल दी अबव। पोस्टिंग ऑन रिक्रूटमेंट मतलब कि वो चयन के द्वारा गया है तो हार्ड स्टेशन का रूल यहाँ पर लागू नहीं होता, 45 साल का रूल यहाँ पर लागू नहीं होता। और प्रमोशन होता है तो भी ये रूल लागू नहीं होता है, 45 साल की उम्र में
अगर प्रमोशन हो रहा है उसके बाद में प्रमोशन हो रहा है तो हार्ड स्टेशन दिया जा सकता है। साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिनरी ट्रांसफर अगर होता है तो दिया जा सकता है। और रीडिप्लॉयमेंट ऑफ सरप्लस स्टाफ, ट्रांसफर इन पब्लिक इंटरेस्ट, तो ये सभी परिस्थितियों में हार्ड स्टेशन है वो दिया जा सकता है। सामान्य रूप से नहीं दिया जाता, परंतु 45 साल की उम्र में ये दिया जा सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल द अबव। नया सवाल देख लेते हैं 116। व्हाट इज द DFR कैटेगरी इन केस ऑफ ट्रांसफर? विद इन हाउ मेनी इयर्स द एम्प्लॉइज ऑफ दिस कैटेगरी विल नॉट बी ट्रांसफर्ड बिफोर रिटायरमेंट? स्थानांतरण के मामले में DFR श्रेणी क्या है? इस श्रेणी के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले कितने वर्षों के भीतर स्थानांतरित नहीं किया जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस बताई गई है और यही क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिलने वाले हैं। देख लेते हैं ऑप्शन। डेट फॉर रिटायरमेंट विद इन 3 सक्सीडिंग ईयर्स, बी ड्रॉ फॉर रिटायरमेंट विद इन 4 सक्सीडिंग ईयर्स, सी ड्यू फॉर रिटायरमेंट विद इन 2 सक्सीडिंग ईयर्स, और डी है डेवलप फॉर रिटायरमेंट विद इन 1 सक्सीडिंग ईयर्स। सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ड्यू फॉर रिटायरमेंट। DFR का मतलब होता है ड्यू फॉर रिटायरमेंट, और विद इन 2 सक्सीडिंग ईयर, मतलब कि जिनका रिटायरमेंट होने वाला है, अगले 2 साल में रिटायरमेंट होने वाला है, तो उनका स्थानांतरण कोई भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा। सामान्य रूप से उनका ट्रांसफर है वो नहीं किया जाएगा, परंतु यहाँ पर भी कंडीशन एप्लीकेबल है। अगर इन 2 सालों में उसका प्रमोशन होता है तो ट्रांसफर निश्चित रूप से हो सकता है, परंतु DFR की कैटेगरी मतलब ड्यू फॉर रिटायरमेंट विद इन 2 सक्सीडिंग ईयर, 2 साल के अंदर वो रिटायर हो रहे हैं तो उनका ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। मूव टू क्वेश्चन नंबर 117। हाउ मेनी मेजर कैटेगरीज फॉर ट्रांसफर आर देयर इन NVS? NVS में स्थानांतरण की कितनी प्रमुख श्रेणियां हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। रिक्वेस्ट ट्रांसफर, डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफर, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर, और डी है ऑल दी अबव। सभी हो जाएंगे। सही उत्तर हो जाएगा डी, रिक्वेस्ट ट्रांसफर है ये होता है, डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफर भी होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर होते हैं। तो सभी तरीके के ट्रांसफर हैं वो बनाए गए हैं, नवोदय सिस्टम के द्वारा अपनाए गए हैं। तो मेजर कैटेगरीज हैं यहाँ पर कितनी हो गई? 3 मेजर कैटेगरीज हो गई। रिक्वेस्ट ट्रांसफर हो गया, डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफर हो गया और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर हो गया। इस तरीके से ऑल दी अबव ये सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118। What is the lock-in period for all newly appointed or promoted employees in case of transfer? स्थानांतरण के मामले में सभी नवनियुक्त या पदोन्नत कर्मचारियों के लिए लॉक इन अवधि क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। 3 इयर्स, 2 इयर्स, 5 इयर्स, 7 इयर्स। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, देख लेते हैं सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, 2 इयर्स। लॉक इन पीरियड क्या हो जाएगा? जो कोई अपॉइंटेड हुआ है, मतलब कि नया अपॉइंट हुआ है, उसके लिए 2 साल तक वो अप्लाई नहीं कर सकता। कोई प्रमोट हुआ है तो वो कर्मचारी भी अप्लाई नहीं कर सकता। उनका लॉक इन पीरियड है कितने दिनों का है? 2 साल तक वो अप्लाई ही नहीं कर सकते, उनका ट्रांसफर नहीं हो सकता है। बाकी दूसरी कैटेगरी है एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड है या पब्लिक इंटरेस्ट में किया जा सकता है, परंतु वो खुद अप्लाई नहीं कर सकता। उसके लिए लॉक इन पीरियड है वो 2 साल का रखा गया है। या तो नया अपॉइंट हुआ है या प्रमोट हुआ है तो 2 साल उस स्थान पर रहना पड़ेगा उसको। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, 2 इयर्स लॉक इन पीरियड होता है फॉर न्यूली अपॉइंटेड एंड प्रोमोटेड एम्प्लॉइज के लिए। क्वेश्चन नंबर 119। विच ऑप्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर इज रॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ समिति सेल्फ मोटिवेशन इन द एक्सीजेंसीज ऑफ सर्विस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज पब्लिक इंटरेस्ट? सेवा और प्रशासन की अत्यावश्यकताओं के साथ साथ जनहित में समिति की स्वयं प्रेरणा के आधार पर प्रशासनिक स्थानांतरण का कौन सा विकल्प गलत है? तो गलत विकल्प हमें पता लगाना है। देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। रीडिप्लॉय सरप्लस स्टाफ एट ए लोकेशन अगेंस्ट सैंक्शनड वैकेंसीज और ड्यू टू एबोलिशन ऑफ पोस्ट एट दैट लोकेशन बाय ट्रांसफर ऑफ वन एम्प्लॉई अनदर हार्ड ऑनेस्ट एम्प्लॉई will get the vacant post at that station. C. Redeploy in public interest in exigency of the services as may deem fit by competent authority of NVS. और D है an employee whose continuation at particular station is a not conducive from administrative point of. सही उत्तर हमारा हो जाएगा B, ये पॉइंट गलत है। By transfer of one employee another hard honest employee will get the vacant post at that station. मतलब कि किसी कर्मचारी का ट्रांसफर कर दिया गया क्योंकि दूसरा कोई हार्ड वर्किंग या ऑनेस्ट एम्प्लॉय है उसको उस स्टेशन को देना है। तो ये कोई रूल में नहीं आता कि कोई हार्ड वर्कर है तो उसको चॉइस का प्लेस दे दिया जाए और पहले वाले को हटा दिया जाए।
ये पॉलिसी के तहत गलत है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी के तहत ये गलत है। बाकी सारे पॉइंट है वो ठीक हो जाते हैं। रीडिप्लॉय सरप्लस स्टाफ एट ए लोकेशन अगेंस्ट सैंक्शनड वैकेंसीज और ड्यू टू एबोलिशन ऑफ पोस्ट एट दैट लोकेशन, मतलब कि सरप्लस स्टाफ को ट्रांसफर किया जा सकता है एडम ग्राउंड पर। साथ में कोई पोस्ट एबोलिश हो गई है तो दूसरी जगह उसको ट्रांसफर करना होगा। साथ में रीडिप्लॉय इन पब्लिक इंटरेस्ट इसमें भी किया जा सकता है। एक्सीजेंसी ऑफ द सर्विसेज एज में डीम फिट बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ एनवीएस, मतलब कि ये पब्लिक इंटरेस्ट पर ये ट्रांसफर किया जा सकता है जहां पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऐसा मानती है कि ट्रांसफर किया जा सकता है। और डी है एन एम्प्लॉय हुज कंटिन्यूएशन एट ए पर्टिकुलर स्टेशन इज ए नॉट कंड्यूसिव फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कि इस ग्राउंड पर कि उस जगह पर रहना उस कर्मचारी के लिए उचित नहीं होगा या समिति के लिए उचित नहीं होगा, तो वो क्या करेगी, उसको ट्रांसफर कर देगी। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे हो जाएगा। परंतु इस तरीके का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता कि एक कर्मचारी को ट्रांसफर कर दिया जाए जिससे कि कोई हार्ड वर्क या ऑनेस्ट कर्मचारी है, ज्यादा कार्य करने वाला कर्मचारी है, उसको वो जगह मिल जाए, तो ये बिल्कुल गलत हो रहा है पॉलिसी के अनुसार। बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड के लिए सारे पॉइंट ठीक हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, ये पॉइंट गलत है और उत्तर हमारा हो रहा है बी, सही हो रहा है। और डियर फ्रेंड्स देख लेते हैं T20 का लास्ट क्वेश्चन 120। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल फॉर ट्रांसफर ड्राइव? ट्रांसफर ड्राइव के लिए उपलब्ध रिक्तियों के प्रकार क्या है, कौन कौन से प्रकार की वैकेंसीज होती है? एटीडी के लिए, एनुअल ट्रांसफर ड्राइव के लिए कौन कौन से टाइप की वैकेंसी होती है? ऑप्शन देख लेते हैं। एक्चुअल वैकेंसी, डीम्ड वैकेंसी और प्रोटेक्टेड डीम्ड वैकेंसी। और डी है ए एंड बी ओनली। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। एक्चुअल वैकेंसी होती है और डीम्ड वैकेंसी होती है, मतलब कि ट्रांसफर ड्राइव होता है या जिसको हम एटीडी बोलते हैं, एनुअल ट्रांसफर ड्राइव होता है। तो इसके लिए या तो एक्चुअल वैकेंसी होंगी, वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं, और डीम्ड वैकेंसी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड डीम्ड वैकेंसी है ये नहीं होती है। प्रोटेक्टेड का मतलब है कि वहां पर आपको वैकेंसी शो नहीं होगी, वहां आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वो आपको ड्रॉप डाउन में वो वैकेंसी मिलेगी नहीं, क्योंकि वो क्या है, प्रोटेक्टेड है। और प्रोटेक्टेड कितने साल के लिए, ये हम कर चुके हैं, 15 वर्ष के लिए प्रोटेक्टेड होती है। उसके बाद में ये किस में आ जाएगी, 15 साल के बाद में आ जाएगी, डीम्ड वैकेंसी में आ जाएगी। तो आप अगर एटीडी में अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ दो श्रेणियां मिलेंगी, एक्चुअल वैकेंसी मिलेंगी या डीम्ड वैकेंसी मिलेंगी, जहां पर टेन्योर कंप्लीट हो गया। नॉर्मल कर्मचारियों के लिए टेन्योर अलग है और प्रोटेक्टेड डीम्ड के लिए 15 साल है। तो ये सारी चीजें हम चर्चा कर रहे हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने T20 के 20 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लिए। आज के क्वेश्चंस हैं वो बेस्ड थे ट्रांसफर पॉलिसी पर। ट्रांसफर पॉलिसी पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और कितने तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे मैं आपको लेकर के आऊंगा। यहाँ पर सही उत्तर हो रहा है डी, ए एंड बी ओनली, एक्चुअल वैकेंसी और डीम्ड वैकेंसी। साथियों, धौलागढ़ माता श्रृंखला डेडिकेटेड है आपके नवोदय सिस्टम पर आधारित क्वेश्चंस के लिए, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और पीजीटी पोस्ट के लिए भी यहाँ पर क्या क्या चीजें चर्चा की जा रही है। एनवीएससी स्कीम में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इनमेट्स है, मैस मैनेजमेंट है, हॉस्टल मैनेजमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स है, और एडमिशन इन जेएनवीज। तो इन सभी पॉइंट पर मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूँ। यहाँ पर ये चीजें हैं वो आपकी परीक्षा में पूछी जा रही है। इसके साथ में दूसरे पॉइंट भी यहाँ पर रखे गए हैं। एनवीएससी स्कीम में और क्या क्या सिलेबस में रखा गया है, हाउस सिस्टम है, रोल ऑफ HMEHM है, रेजिडेंशियल सिस्टम, चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज, परचेज प्रोसीजर और कंडमनेशन प्रोसीजर, JNVST और ट्रांसफर पॉलिसी, ये आपके सिलेबस में रखे गए हैं। दूसरी चीजें भी सिलेबस में रखी गई हैं। तो जो भी आपका सिलेबस का पार्ट होगा यहाँ धौलागढ़ माता श्रृंखला में चर्चा किया जाएगा। तो साथियों, इस तरीके की यूनिक सीरीज है, दूसरी जगह पर अवेलेबल नहीं है। आप अपने मित्रों को जरूर बताइए। और धौलागढ़ माता श्रृंखला के क्वेश्चंस देखने के लिए आपको मेंबरशिप लेनी होगी, इसलिए मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। और बहुत सारे मेंबर्स का ग्रुप अगर हो जाएगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, इसलिए सारे लोगों को, अपने साथियों को जरूर बताएं और मेंबरशिप के लिए ज्वाइन करवाएं। अगर आपको आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।